नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं कोलकाता घटना से, जिसके विरोध में नॉर्थ 24 परगना और दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला गया। नॉर्थ 24 परगना में पीड़ित डॉक्टर के माता पिता भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। इसके साथ ही इंडियन एथलीट सुष्मिता देवनाथ भी कैंडल मार्च में शामिल हुई। वहीं दिल्ली में भी जंतर मंतर पर कोलकाता केस को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। कोलकाता शहर पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पे कई लोग इकट्ठे आकर इस तरीके का प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जादवपुर के 8B बस स्टैंड में हैं, जहां पे कई लोग इकट्ठे हुए हैं, आए हैं, मोमबत्ती जलाकर अपना प्रदर्शन वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप देखिए, मैं अपना कैमरा पर्सन को कहूँगा पूरा ये जो बस स्टैंड है घुमा कर दिखा दे। किसी के हाथ में मोमबत्ती, किसी के हाथ में मोबाइल का टॉर्च, और इसी तरीके से लोग अपना प्रदर्शन जता रहे हैं। आपको क्यों आज लगा कि यहाँ आके बाहर आना चाहिए, रात को 10 बजे ये मोमबत्ती जलाकर अपना प्रदर्शन रजिस्टर करना चाहिए? मुझे लगा कि एक प्रेशर बने रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि उस रात कौन कौन था, और कुछ भी सामने नहीं आया है। प्रॉपर कुछ भी सामने नहीं आया है, कोई न्यूज़ सामने नहीं आया है। एंड वी आर हियर फॉर जस्टिस। व्हाट अबाउट यू? क्यों आपको लगता है कि यहाँ बाहर आना चाहिए? जो मतलब पिछले शायद आज 25 या 26वां दिन है, एंड सिर्फ एक ही इंसान का नाम हम लोगों को पता चला है अब तक, लेकिन बाकी किसी का नाम पता नहीं चला। और इतने सारे मतलब जब उनकी मौत हुई और उनके बीच में FIR होने से उसके पहले पोस्टमार्टम, इतने सारे मतलब देयर आर मिसिंग लिंक्स। एक महिला के साथ अपने वर्क प्लेस पे जो हुआ है, 36 घंटा ड्यूटी के बाद अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो ज़रूर इस तरीके का तस्वीर आपको सामने दिखाई देते हैं। जो यहाँ पे लोग हैं मोमबत्ती लेकर अपना प्रदर्शन वो यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, और लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे जादवपुर के 8B बस स्टैंड में अपना प्रदर्शन रजिस्टर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ जादवपुर, कोलकाता से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। और तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कोलकाता घटना के खिलाफ दिल्ली में अपने आवास के बाहर कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए वो भावुक हुए और पूछा कि बंगाल को आखिर हम अब सभ्य कैसे बुला सकते हैं अगर हमारी बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं। दिखाते हैं आपको ये खास बातचीत। आपने 14 अगस्त को कोलकाता में रिक्लेम द नाइट में ये किया था, आज आप दिल्ली में अपने घर पे कर रहे हैं, क्या कारण? देखिए, हम अकेले नहीं, 14 अगस्त को सारा बंगाल, सारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी सारा दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय है सब लोग सड़क पे उतरे, सारा रात जागा। क्यों? ये इतना एक घिनौना, इतना भयानक ये जो घटना कलकत्ता शहर की ऊपर एक सरकारी अस्पताल में घटी, इसको कोई क्या बोलूं, सब बेनकाब हो गए, सब कुछ बेनकाब हो गए। हम लोग क्लेम करते हैं कल्चरल सिटी, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। इट वाज नेवर द कल्चर ऑफ बंगाल। ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। हम बोलते हैं कि सांस्कृतिक राजधानी है भारत का। मुंह दिखाने का लायक नहीं है हम लोग। हमारे बच्चों के ऊपर ऐसा हो रहा है। अगर हमारा बच्ची सुरक्षित नहीं है, हमारा माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, तो धिक्कार है ये हमारा पुरुष सरकार के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि घटना स्थल जहां घटी थी जो ये कांड, उससे दूसरे जगह पे उनको डेड बॉडी लाया गया था, बदल दिया गया था। किसने बदला, कैसे बदला, कब बदला, क्यों बदला, ये सारे सवालों के जवाब होना चाहिए। और जो भी इसमें शामिल है सबको फांसी चाहिए। ये सारा बंगाल की मांग है, सारा भारत की मांग है, सारे डॉक्टर लोगों की मांग है, सारे जनता की। जनता जाग उठा, इंसान जाग उठा। इंसानियत को रेस्पेक्ट करना सबका काम है, सबको करने ही पड़ेगा। और अब अगली खबर साइबर ठगी से जुड़ी हुई।
हर दिन लोगों को ठगने के लिए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि एक हाई बॉक्स नाम के ऑनलाइन ऐप ने 100 करोड़ रुपए की लोगों से ठगी की है। क्या है पूरा मामला, प्रेरणा शर्मा की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लास्ट 1.5 हफ्ते पहले ही ये मतलब न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि ना फेक के पैसे नहीं निकल रहे। मैंने भी ट्राई किया बट नहीं निकल रहे, तब से वो प्रोसेसिंग में अटके पड़े, कुछ नहीं हो रहा उनका। नोएडा की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले नौजवान ने मोटी कमाई के झांसे में आकर अपनी मेहनत के 5 लाख हाई बॉक्स नाम के एक ऐप की साइबर ठगी में गंवा दिए। ऐसा एक्चुअली क्या ना, मेरे कुछ दोस्त कर रहे थे इस पर, तो उनका पैसा बनने लगा था, तो उन्होंने बताया कि ऐसा करना है। अब कुछ पैसा मेरे पास भी पड़ा हुआ था, तो मैंने इन्वेस्ट स्टार्ट किया। लगभग ये मार्च में मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो पैसा पहले बन रहा था, निकल रहा था, तो थोड़ा निकाल रहा था, बट क्या था उसमें चार्ज था, तो बार बार क्या हुआ मतलब ज़्यादा ही डिडक्ट हो जाते थे। तो फिर एक टाइम क्या मैंने बल्क लगा के छोड़ दिया। तो बॉक्स खरीदते थे डेली 4 से 5 और उसके पैसे आ जाते थे रीसेल के। ऐसा होता गया। अभी क्या है ना, लास्ट 1.5 हफ्ते पहले ही ये मतलब न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि ना फेक के पैसे नहीं निकल रहे। तो सबने निकालने ट्राई किया, मेरे कुछ दोस्तों ने भी, मैंने भी ट्राई किया बट नहीं निकल रहे, तब से वो प्रोसेसिंग में अटके पड़े, कुछ नहीं हो रहा उनका। ट्रस्ट आ जाता है एक बार स्टार्टिंग से मिलता है तो जी। और फिर जैसे एलविश यादव है, बाकियों ने इन्होंने उसका ऐड भी किया हुआ था, तो वो भी यही दिखाते थे कि इन्होंने भी कर रखा है। तो लगा कि सही टाइम है। कैसे अपॉर्चुनिटी पहले भी आई थी जिसमें ऐसा हुआ था, लोगों ने कमाया भी था, तो कई बार मिस हो जाता, तो फिर हमने कहा कर लेते हैं, और किसको पता था कुछ हो जाएगा ऐसा। ठगी के शिकार ये अकेले नहीं हैं। ऐसे कई लोग और हैं जिन्हें हाईबॉक्स ने अपना शिकार बनाकर करीब 100 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। ठगों ने इस तरह से ज्यादा लोगों को फंसाने के लिए लाखों रुपए देकर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, यूट्यूबर एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान सहित कई लोगों से अपना विज्ञापन करवाया। बॉक्स में भी ऐसा लुभावना वादा करता है। ये सॉर्ट ऑफ आप समझ लीजिए गेमिंग टाइप है। लोगों को इस प्रकार से उनको अट्रैक्ट करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट के लालच में लोग आगे इसमें पैसा लगाते हैं, और फिर वो अल्टीमेटली जैसे गेमलिंग में कुछ अल्टीमेटली हारना ही होता है, इसमें भी यही बात लग रही है। कंप्लेंट्स हो रही हैं, शायद FIR भी हुई हैं कहीं ईस्ट दिल्ली में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। तो इसका पता लगाने के बाद देखेंगे कि कौन कितने आदमी किसने क्या किस प्रकार से चीटिंग या उसमें किया है, और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी आगे देखने को मिलेगा। हाई बॉक्स एक ऐसा ऐप है जिस पर 300 से लेकर 1 लाख रुपए तक लगाने पर एक बॉक्स मिलता था। बॉक्स खोलने पर उसमें से निकलने वाला सामान इसी प्लेटफॉर्म पर 1% ज्यादा रकम पर खरीद लिया जाता था। अगर किसी शख्स ने 1 लाख का बॉक्स खरीदा तो उसका सामान 1,01,000 रुपए में वापस बिक जाता था। अलग अलग शहरों में इसके ऑफिस थे। नोएडा के सेक्टर 126 में इसके ऑफिस के गार्ड ने बताया कि कंपनी कुछ महीने पहले बंद हो चुकी थी और पूछताछ करने कई लोग आते हैं, लेकिन सभी कर्मचारी ने अपने नंबर बंद कर लिए हैं। हर रोज साइबर ठगी के नए तरीके सामने आ रहे हैं और जो लोग हैं वो भी बिना मेहनत किए कमाने के झांसे में फंसे जा रहे हैं। ऐसे में इन मामलों पर काबू करना बेहद जरूरी हो जाता है। नोएडा से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA के जिन फ्लैट्स को खरीदने के लिए ग्राहकों में होड़ लगी रहती थी, आखिर वो बिक क्यों नहीं रहे? जिन DDA फ्लैट्स को खरीदारों ने खरीदा है, आखिर वो छला हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं? और पिछले कुछ सालों से DDA आखिर अपने फ्लैट्स को बेचने के लिए जद्दोजहद क्यों कर रहा है? ऐसे ही कुछ सवाल दिल्ली NCR में रहने वालों के सामने हैं, और इन्हीं सवालों को समझने के लिए आपको दिखाते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये है शंकर जायसवाल। दिल्ली में करीब 20 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं। ऑटो चलाते हैं। बाकी तमाम लोगों की तरह इनका भी अपनी छत का सपना है, लेकिन दिल्ली में अपने मकान का ख्वाब बहुत महंगा है। पहले इस सपने को पूरा करने का एक जरिया DDA के मकानों की लॉटरी थी, लेकिन अब वो भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है। बिल्कुल कई बार सोचा मैंने, लेकिन सर एक तो दूरी बहुत काफ़ी बना हुआ है कि, और दूसरा है कि पैसे कमाई के साधन नहीं है उधर, और इस वजह से हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। और यहाँ का रेट और जो प्राइवेट जो बनाते हैं फ्लैट है, और वो रेट्स बिल्कुल लगभग वो सेम है, तो वो उतने रेट में महंगे में तो हम लोग ले नहीं पाएंगे ना। वो सस्ते हों तो फिर भी लेने की कोशिश भी करें, और इसी वजह से हम लोग नहीं ले पाते हैं। पिछले 1 दशक में DDA ने जितने फ्लैट्स के ऑफर लाए, उनमें से कई बार तो आधे बिके ही नहीं। द हिंदू अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक DDA की कुछ स्कीमों का ये हाल रहा।
2014 में 25,040 फ्लैट्स में से 12,270 फ्लैट्स नहीं बिके। 2017 में 12,617 में से 9,286 फ्लैट्स नहीं बिके। 2019 में 17,922 में से 15,902 फ्लैट्स नहीं बिके। 2021 में 1,353 में से 860 फ्लैट्स नहीं बिक पाए। अब इन मकानों को देखिए, इन्हें झुग्गियों से हटाकर डीडीए के इन मकानों में बसाया गया, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमारी झुग्गी ही बेहतर थी। यहाँ तो सोसाइटी है ना, वहाँ तो झुग्गी झुग्गी ही था, फिर भी हम लोग खुश थे। यहाँ आके तो हम लोग को परेशानी उठा रही। कोई सुविधा नहीं है, जैसे बोला था कोई सुविधा नहीं है। पीने का पानी के लिए बोला था, ऊपर कुछ नहीं है। अभी बोला लग जाएगा लगेगा तब लगेगा। अभी तो हमारा फिलहाल कुछ नहीं है। पीने के पानी के लिए आपको नीचे जाना पड़ता है? पीने का पानी के लिए नीचे जाना पड़ते हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक तो मकानों की कीमत गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है, दूसरी उनकी गुणवत्ता पर भी लोगों के सवाल है। कोई ताज्जुब नहीं, डीडीए के जिन मकानों के लिए एक जमाने में मारामारी होती थी, अब उन्हें लेने वालों की कमी पड़ रही है। ये हाल तब है जब पूरे दिल्ली एनसीआर में अफोर्डेबल हाउसिंग की भारी किल्लत हो रही है। हमने इस बारे में डीडीए का पक्ष जानना चाहा, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। दिल्ली में जिन लोगों के पास घर नहीं थे, उन्हें घर दिलाने की सोच से डीडीए ने फ्लैट्स बनाने शुरू किए थे, लेकिन धीरे धीरे डीडीए भी प्राइवेट सेक्टर की तरह विशुद्ध लाभ हानि पर काम करने लगा। इस दौरान प्राइवेट सेक्टर ने जो लग्जरी और प्राइम का जो वैल्यू एडिशन दिया, वो डीडीए नहीं कर पाया, जिसके चलते लोगों का डीडीए के फ्लैट से मोह भंग होने लगा। विमल कुमार पांडे, एनडीटीवी। और अब ये बात राजस्थान की करते हैं, जहां मॉनसून सक्रिय हो गया है। दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। इसकी वजह से रेलवे ट्रैक डैमेज हुए हैं। क्या हालात है, आपको दिखाते हैं हर्षा कुमारी सिंह की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। पटरियां हवा में झूल रही हैं क्योंकि इनके नीचे से जमीन सरक गई है। नजारा जोधपुर के ओसियां का है। भारी बारिश ने दक्षिण और पश्चिम राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों को समुद्र में बदल दिया है। माही बांध के सभी गेट खोलने से बेणेश्वर धाम टापू बन गया है और धाम को जोड़ने वाले 3 पुलिया पर पानी की चादर चल गई है। वहां 5 से 60 फुट पानी जमा है और कई लोग फंसे हुए हैं। जब तक पानी नहीं उतरेगा, बेणेश्वर से नीचे आने का रास्ता बंद रहेगा। उदयपुर में भी बारिश की वजह से तालाब लबालब हो रहे हैं। आयड़ नदी उफान पर है। अहमदाबाद और उदयपुर के बीच लंबा जाम लग गया है। जैसलमेर में भी भारी बारिश की वजह से बरसाती नदी उफान पर है। जैसलमेर की चूंधी गणेश मंदिर में कक नदी का पानी पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि गणेश चतुर्थी के ठीक पहले गणपति का जल अभिषेक दिख रहा है। पूर्वी राजस्थान में दौसा, करौली और सवाई माधोपुर में भी नदी नाले उफान पर हैं और तालाब भर चुके हैं। पांचना बांध का पानी भरतपुर के घना अभयारण्य तक पहुंच चुका है, जो परदेसी परिंदों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जयपुर और अजमेर को पीने का पानी पहुंचाने वाला बीसलपुर बांध भी अब बस छलकने ही वाला है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे, यहाँ के कैंपस प्लेसमेंट के आंकड़े सुनकर आपको हैरानी होगी। करीब 25% छात्र खाली हाथ रह गए और सालाना न्यूनतम वेतन भी गिरकर 4 लाख तक पहुंच चुका है। दिखाते हैं आपको मुंबई से ये रिपोर्ट। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक आईआईटी जी पास कर ली। आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में सीट भी मिल गई। कैंपस प्लेसमेंट में भर्ती करने वाली कंपनियों की भी भरमार है। बावजूद इसके 25% छात्र खाली हाथ रह गए। वहीं आईआईटी के छात्रों को सिर्फ 4 लाख रुपए का सालाना पैकेज का ऑफर भी हैरान करता है। आईआईटी बॉम्बे ने अपने एकेडमिक ईयर 2023-24 की प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। आईआईटी बॉम्बे में 2024 के प्लेसमेंट सीजन में 25% ग्रेजुएट छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला। इस साल का न्यूनतम सैलरी पैकेज भी गिरकर 4 लाख रुपए प्रति वर्ष हो गया। पिछले साल ये 6 लाख रुपए था। 435 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए खुद को रजिस्टर तो किया, पर शामिल नहीं हुए। शामिल हुए कुल छात्रों में 504 को नौकरियां नहीं मिल सकी। 206 छात्र 10 लाख से कम के सालाना पैकेज पर चुने गए। इस साल कैंपस में भर्ती करने वाली कंपनियां 324 से बढ़कर 364 हो गई हैं, यानी 12% का इजाफा हुआ है।
पिछले साल प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किए गए छात्रों में से 82% छात्रों को नौकरी मिली थी, जबकि इस साल 75% छात्रों की प्लेसमेंट हुई है। उद्योगों का रुझान भी बदलता दिखा। पिछले साल की तुलना में कंसल्टिंग ऑफर में भी गिरावट आई। इस साल 29 कंसल्टिंग फर्म्स ने केवल 117 ऑफर दिए। वैसे आईआईटी बॉम्बे के छात्र इन आंकड़ों को कमजोर ग्लोबल इकोनॉमी का नतीजा मान रहे हैं और भविष्य को लेकर सकारात्मक हैं। एग्जैक्टली से डिस्करेजमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे आना ही मतलब बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे हार्ड वर्क करके आते हैं, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ लोग ड्रॉप आउट लेके यहाँ से या कंप्लीट ग्रेजुएशन के बाद वो लोग स्टार्टअप वगैरह पे जाते हैं, कुछ लोग हायर स्टडीज़ पे जाते हैं। तो एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि और बहुत सारे डाइवर्स चीज़ों में इंटरेस्ट होता है लोगों का। तो कुछ हो सकता है कि बाहर के मार्केट के वजह से स्लो डाउन जो हुआ है उसके वजह से इम्पैक्ट हो। Regarding IIT Bombay, it is a paradise to all. Whoever coming here will be going back with flying colors. I can only answer like that. Placement data IIT Bombay का तो actually it's the number one college, तो placement data is not really a problem here. But actually India में अभी at the moment recession and all is not impacting that much. तो jobs है काफ़ी सारी, it's just that सही तरीके से ढूंढने की ज़रूरत है। बाकी तो जॉब्स वगैरह है सारे। एनकरेज नहीं है डेफिनेटली इतने लोग, बट फोकस इज़ कि फोकस ऑन योर ओन प्लेसमेंट्स, आपकी खुद की प्रिपरेशन पे फोकस करो। एंड ब्रांड नेम है आईआईटी बॉम्बे, सो जस्ट इंश्योर दैट ब्रांड नेम है एंड इट विल टेक यू फॉरवर्ड, दैट्स इट। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र और प्लेसमेंट मेंटोर धीरज सिंह बताते हैं कि 2023 के मुकाबले इस साल बिना नौकरी के छात्रों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है और करीब 47% आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट्स को नौकरी का संकट घेरेगा। कुल मिला के अगर आपके 2400 बच्चे हैं और ये बाकी 50% बच्चे हैं जो किसी न किसी रूप से उससे गहरे तरीके से प्रभावित हैं, जो ये दर्शाता है कि हमारे देश में जो आर्थिक और औद्योगिक विकास है वह जॉब रहित है। और ये 2-3 सालों से इसके हमें पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं। और अगर आप इसको विदेश में दिखें, अगर यूएस इकोनॉमी से कंपेयर करें तो वहाँ जॉब्स निकल रही हैं, वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है और जॉब्स ग्रोथ भी हो रहा है, पर भारतवर्ष में ही जॉब ग्रोथ नहीं हो रहा है। जानकारों का अनुमान है कि इसी साल नौकरी संकट के कारण 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से कम 50% प्रभावित हो सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और कर्नाटक में डेंगू महामारी घोषित, आसपास गंदगी रखी तो जुर्माना लगाया जाएगा। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब अगली खबर कर्नाटक से, जहां डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। साथ ही जिलाधिकारियों को विशेषाधिकार दिया गया है कार्रवाई करने के लिए उन लोगों पर जो अपने आसपास की गंदगी साफ नहीं करते। ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। कर्नाटक से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक केसी जनरल अस्पताल में डेंगू के लिए एक खास वार्ड बनाया गया है, जहां 40 साल के अभिजीत की हालत सुधर रही है। निजी सुरक्षा गार्ड का काम करने वाले अभिजीत सरकार बदन में दर्द और तेज बुखार की वजह से यहां लाए गए थे। उधर 7000 में चलाया गया तो प्लेट रिपोर्ट, उसके बाद इधर आके भर्ती हुआ। 2 दिन में इधर बहुत इम्प्रूव हुआ, अभी बहुत बढ़िया है। जगह जगह सरकार साफ सफाई और फॉगिंग करवा रही है ताकि मच्छरों से छुटकारा मिल सके। इन कोशिशों का असर दिखने भी लगा है। The cases has come down since past 10-15 days compared to the adult populations. पिछले 10-15 दिनों में मामले कम हुए हैं। वयस्कों की जगह बच्चे ज्यादा संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। पहले जहां एडमिशन के लिए हर हफ्ते 8 से 10 मरीज आते थे, वहां फिलहाल 2 ही हैं। Hardly we are having the 2 dengue positive confirmed cases. कर्नाटका में इस साल अगस्त तक डेंगू के 25,408 मामले सामने आए। इनमें से सबसे ज्यादा 11,590 मामले बेंगलुरु में पाए गए।
डेंगू के कारण 12 मौतें हुई हैं। महामारी घोषित होने के बाद अब गंदगी फैलाने वालों पर 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा अगर साफ सफाई नहीं करवाई गई। Though dengue cases are coming down right now, it is not that it is a cause of any. डेंगू के मामले कम हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक बारिश का मौसम खत्म नहीं होता तब तक एहतियात बरतनी होगी। We want to be more careful about it. सरकार का दावा है कि डेंगू का चरम बीत चुका है, मामलों में कमी आई है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है सावधानी बरतने की। केसी जनरल अस्पताल बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।